आज हम मिलते हैं नर्मदा भवन के प्रबंध ट्रस्टी, स्वास्थ्य संज्ञान समिति के अध्यक्ष, नारमदीय चिकित्सा सहायता एक प्रकल्प जो चलाते हैं आलोक बिल्लोरे जी से, और वर्तमान समय में सोशल मीडिया पे भिन्न भिन्न जो मैसेजेस चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। भैया नर्मदे हर वर्तमान में आलोक बिल्लोरे एक विवादित पर्सनालिटी के रूप में उभरे हैं। आपका पास्ट समाज के दायित्वों, समाज की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में निकला, मगर वर्तमान में जो सोशल मीडिया पे आपके कार्यों के लिए, आपके नर्मदा भवन के लिए, आपकी संज्ञान समिति के लिए, आपकी स्वास्थ्य संज्ञान समिति के लिए को लेकर जो चर्चा चल रही है, आखिर ऐसा क्या परिवर्तन है आलोक भाई कि ये सारी चीज़ें अचानक एक साथ सोशल मीडिया पे इतनी प्रभावी रूप से चल रही है? सभी को नर्मदे हर, सभी को शुभकामनाएं। और जैसा आपने शलन भाई पूछा कि ये ऐसा क्या हो गया कि जैसा आपने कहा कि मैं विवादित समाज बंधु बन गया, तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि मैं विवादित कुछ लोगों की नज़रों में शायद बना हूँ, लेकिन आम तौर पे जो समाज में चर्चा होती है और मिलता हूँ तो कई लोगों का अलग अलग इसमें भिन्न मत भी आता है। बहुत सारा बड़ा समाज है, सभी अपने अपने एंटाइटल्ड हैं, अपने अपने विचारों को लेने का, उनका विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है, और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, और मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ। काम करने वाले से ही गलती होती है और कुछ त्रुटियाँ होती है लंबे सामाजिक जीवन में, सामूहिक जीवन में, लेकिन बात कुल मिला के यही आती है कि आपकी नीयत क्या है, उद्देश्य क्या है, कि आपकी कार्यशैली क्या है। और मानव स्वभाव की यदि बात करें तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन कई तरह के विचारधाराएं रहती हैं, कई तरह के लोग रहते हैं, और जब कोई लंबी पारी खेलता है और यदि परिवार की यदि हिस्ट्री रहती है समाज सेवा की, तो ये जो समय काल है ये और लंबा हो जाता है, तो उसमें कुछ विरोधी आना स्वाभाविक होता है। और मैं तो उन्हें विरोधी भी नहीं मानता हूँ, वो लोग भी शायद कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके समाज हित में कोई विचारधारा आती होगी या कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता आती है, तो फिर बात ही अलग हो जाती है। लेकिन लंबा सामाजिक जीवन यदि होता है तो ये सब चीज़ें काफ़ी नैसर्गिक हैं, ये उठना काफ़ी स्वाभाविक है। तो कुछ पटाक्षेप कैसे होगा इन सब चीज़ों का? पटाक्षेप के लिए कि आप कई बार स्वीकार भी कर लिया है, आपने अभी कहा कि हो सकता है मिस्टेक होती हैं, हुई है, नो डाउट काम करने वाले से गलती होती है, मगर इतनी सारी गलतियां लगातार सामने आना। नहीं, गलतियां क्या गलतियां हैं, और गलतियों के का देखने का नज़रिया क्या है, और गलतियां किसको नज़र आ रही है, और इतने बड़े समाज के कितने प्रतिशत लोगों को ये गलतियां नज़र आ रही हैं, या प्रतिशत भी बहुत बड़ा अंक आंकड़ा निकल जाएगा यदि समाज के प्रतिशत निकाले जाएं ऐसे लोगों की। ये बहुत ही चंद कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं अपनी आम साधारण भाषा में उन्हें विघ्न संतोषी कहता हूँ, कि समाज में हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने की भूख रहती है, और कई लोग विरोध को अपनी पहचान बनाने का जरिया बना लेते हैं। मतलब आपको टारगेट किया है अपनी पहचान बनाने के लिए? काफ़ी संभव है, इसकी संभावना को मैं नकार नहीं सकता हूँ। तो वर्तमान में एक मैसेज जो चल रहा था उसमें मेरी अमिताभ भाई से भी चर्चा हुई, वो वीडियो शायद आपने देखा होगा, ग्रुप पे डला हुआ है, स्वास्थ्य चिकित्सा संज्ञान समिति। तो उसकी उपज और उसमें विरोध क्या कारण रहा? और कोर्ट को कह देना कि उसको बंद कर दो। ये वैचारिक लड़ाई है या दस्तावेजी लड़ाई है या सैद्धांतिक लड़ाई है, या मैंने जैसा कहा कि पहचान बनाने की लड़ाई है, पहले तय करना पड़ेगा कि आपका उद्देश्य क्या है। समाज में यदि कोई संस्था बनाई जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, उससे कितने लोगों को लाभ हो रहा है, और लाभ के साथ साथ प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। यदि आप इसका लाभ करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो प्रतिष्ठा स्वाभाविक नैसर्गिक रूप में आती है, और वो प्रतिष्ठा के साथ में कुछ वर्ग ऐसा रहता है जिसे शायद
जलन की भावना पैदा हो जाए, या खुद का कुछ अहम किसी का हर्ट हो जाए, आहत हो जाए, या प्रतिस्पर्धा में कई लोग आना चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि लड़ाई जब होती है, विवाद जब होता है, तो उसके 2-3 कारण होते हैं कि जो व्यक्ति आपसे लड़ रहा है उसका स्वभाव कैसा है, उसका इतिहास क्या है, उसका क्या योगदान है, उसका क्या सहयोग है, उसने जीवन में क्या किया है और समाज में क्या किया है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सफलताएं असफलताएं प्राप्त की होंगी, लेकिन यदि समाज की बात करता हूं तो समाज में सफलता सिर्फ उसी को गिना जाता है कि आपके कार्यों के द्वारा किसी समाज बंधु का लाभ हुआ या नहीं हुआ, वो समाज सेवा है। बात नर्मदा भवन की हो या नारदी स्वास्थ्य संज्ञान समिति की हो, या उसकी जो योजना है स्वास्थ्य सहायता योजना हो, या समाधान का हमारा प्रकल्प है, या मीत मिलन का हमारा प्रकल्प है, या समाज को संगठित करने की जो नर्मदा भवन की जो परंपरा रही 1978 से, या महिलाओं को, बच्चियों को, युवाओं को अवसर देने की बात हो, उनके भविष्य की बात हो, काउंसलिंग की बात हो, उनके रोजगार की चिंता हो, विधवाओं की बात हो, परित्याग के महिलाओं की बात हो, या बढ़ती उम्र के हमारे युवा अविवाहित युवाओं की बात हो, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं, लाइन से गिना सकते हैं, जिनके लिए हम लगातार लगे हुए हैं और काम करते हैं। बहुत सी सफलताएं मिली हैं, बहुत से अच्छे सुखद परिणाम मिले हैं, कई जगह पे असफल हुए हैं, और इन सब कार्यों को करने के लिए संस्थाएं होती हैं, संस्थाएं पंजीकृत होती हैं, संस्थाओं के अपने उद्देश्य होते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बुक जिसे हम कहते हैं, या नियम हो, कानून हो, उपनियम हो, विधान हो, ये एक गाइडलाइन होते हैं किसी भी संस्था को चलाने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए। और जहाँ तक इन संस्थाओं के उद्देश्य और उसके द्वारा उसके माध्यम से किए गए कार्यों की बात है, और उसमें उन कार्यों में त्रुटि निकालने की बात है, तो बहुत सारी त्रुटियां होंगी, गलती उससे होती है जो कार्य करता है, लेकिन अंततोगत्वा ये देखा जाता है कि इससे समाज हित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे किसी का अहित तो नहीं हो रहा है, इसमें कहीं कोई पैसे का लेन देन का या लेखा जोखा में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई बदनीयती तो नहीं है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स तो नहीं है, कहीं पर कोई स्वार्थ सिद्धि तो नहीं है। ये जितने भी कार्य हम करते हैं, और एक आलोक बिल्लोरे अकेला नहीं करता है, हर संस्था की पूरी टीम है, उनकी प्रबंध समितियां हैं, उनके सहयोगी हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं, और काम के उत्साह में, काम करने के जोश में, उमंग में, अच्छा करने की जो एक भूख होती है, जो फायर इन द बैली जिसे कहते हैं, उसमें कई बार ये हो जाता है कि अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, स्वास्थ्य संज्ञान समिति, दिनेश बिल्लोरे को हमने जोड़ा अमेरिका से। अब स्वास्थ्य संज्ञान समिति, नारदी स्वास्थ्य संज्ञान समिति के विधान में लिखा है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अब एक व्यक्ति ऐसा है जो नारदी ब्राह्मण है, अब यही ऑब्जेक्शन आप निकाल लो कि साहब उसमें भारतीय नागरिक नहीं है, इसलिए आपने अवहेलना करी है संविधान की, या उन्होंने जो पैसा दिया है वो आपने फेरा का या FCRA का, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का आपने अवहेलना की है, या आपने इंडियन बैंक के माध्यम से नहीं दिया पैसा, या आप ये कहें कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वही उसी को चैलेंज कर रहे हैं आप। जो रजिस्ट्रार महोदय ने 1978 में उसको रजिस्टर किया संविधान को, आपने उस व्यक्ति के ज्यूरिडिक्शन, उस संस्था के रजिस्ट्रेशन के ज्यूरिडिक्शन को आप चैलेंज कर रहे हो। और ये चीज़ें एक एक करके पाइलअप करके आप एक एक करके निकलते रहे, हम लड़ते रहे, और सारे पॉइंट्स, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सारे धीरे धीरे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इनको सबको डिस्कार्ड किया। अब दिनेश भाई का लकीली OCI कार्ड था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो बच गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर विवाद हुआ कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पैसे नहीं दे सकता है। अरे भाई, हम कहते हैं कि यदि ये पॉइंट रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ से उठाया जाता है, या कोई लीगल ऑब्जेक्शन आता है, या ऑडिट ऑब्जेक्शन उनके यहाँ से आता, आप अपनी जान खुद उगाड़ रहे हो। एक समाज सेवी इतना बड़ा है वो, जिनकी अब आंखों में आंसू आते हैं कि यार मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे पुलिस थाने में आके जवाब देना पड़ता है, या फ़ोन कॉल आते हैं। अब वो तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जब विधान रूल सामने रख दिया कि उनको सिर्फ 2 चीज़ें बाध्य कर सकते हैं, एक तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें वोट नहीं डाल सकते, और तीसरा वो अध्यक्ष और सचिव नहीं रह सकते। इसके अलावा उनको भारतीय मूल के नागरिक होने की वजह से
उनका प्रिविलेज है, वो यहाँ पे संस्थाओं में भाग ले सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। ये इनका पॉइंट इस तरह से, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने उठाए। बात कहीं पे कूटकरण की आ गई कि कूटकरण किया। अब कूटकरण में यह है कि उसका जब अपन डिटेल में जाते हैं और पुराना देखते हैं, अब उन्होंने कहा कि भाई ये वाई के शर्मा जी को हटा दिया। वाई के शर्मा जी से हमारी बात हुई। हाँ, ये एक बड़ा सा प्रश्न है वाई के शर्मा जी को लेकर। वाई के शर्मा जी का रेजिग्नेशन है 2022 का, और आपने इसको शो किया हुआ है 2015। ये क्या भेद है? नहीं, शो करना क्या है, जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में स्पष्ट है, कोर्ट में कागज दिया हुआ है, उनका रेजिग्नेशन है जो कि 2015 का है। बैंक को लेकर भी और कोर्ट को लेकर भी कुछ भिन्नता है थाने हाँ, वो भी बता देता हूँ मैं। वाई के शर्मा जी की बात कर ले, 2015 का उनका ओरिजिनल, उनका लेटरेट पे उनका हाथ से लिखा हुआ, साइन किया हुआ, डेट डला हुआ। अब आप कहते हो कि साहब डेट डली नहीं थी उसमें, बगैर डेट का कोई रेजिग्नेशन देता है? कोर्ट के अंदर दिया है कागज, कोर्ट ने मान नहीं किया है, उसको लिया है, अब कोर्ट उसका निर्णय देगी कि क्या हुआ। अच्छा, ताजुब की बात यह है कि उनका आरोप है कि हमने वाई के शर्मा जी को 2022 में हटाया। उनका रेजिग्नेशन 2015 का है, ऑन रिकॉर्ड है, मिनट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2012 में ये संस्था रजिस्टर्ड हुई और 2022 तक, अक्टूबर 2022 तक इस समिति में सिर्फ 7 व्यक्ति थे। 2012 से लेकर 2022 तक सिर्फ 7 लोग प्रबंध समिति ही थी, ना उसका इसके अलावा कोई एक भी सदस्य नहीं था। और ये 7 लोगों की अपनी मीटिंग होती थी, अपने निर्णय लेते थे, अपने मिनट्स लिखते थे, कार्रवाई होती थी, लेखा जोखा होता था, बैंक ऑडिट होता था और जमा कर दिया जाता था। तो ये 10 सालों में संस्था ने कोई काम नहीं किया? संस्था ने दूसरे काम किए। चिकित्सा के लिए बहुत सारे शिविर लगाए। धामनोद के अंदर डॉक्टर वाई के शर्मा के हॉस्पिटल में बहुत बड़ा, जब मैं सचिव शुरू से रहा हूँ, फाउंडर सेक्रेटरी में संस्था का, डॉक्टर वाई के शर्मा जी अध्यक्ष थे, वहाँ पर लगाए। नर्मदा भवन के परिसर में बहुत बड़ा इसका शिविर लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। तो इस तरह की गतिविधियाँ शनै शनै चलती रहीं। लेकिन अक्टूबर 2022 में मुझे ये विचार आया, क्योंकि इसके पहले जब आपने एक इंटरव्यू लिया था मेरे, जब महासभा अध्यक्ष के रूप में, कि भाई कैसे महासभा को सशक्त बनाया, तो मेरा एक विचार था कि समाज का हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करे, एक छोटी सी राशि दे, 50 रुपये महीना, 100 रुपये राशि दे। तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक कैलकुलेशन भी था कि यदि छोटी छोटी राशि आती है तो एक बहुत बड़ी राशि महासभा के पास जाना चाहिए, इकट्ठी होती। लेकिन महासभा का अपनी कार्य प्रणाली रही और वो मेरे बैक ऑफ द माइंड था। तो मतलब क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए। तो ये विचार जब सब लोगों ने किया तो हमने ये कहा कि भाई संस्था में सदस्य बनाएं, संस्था का विस्तार करें और 100 रुपये की राशि हम प्रत्येक सदस्य जो लेता है, और उससे हम एक ऐसी योजना बनाएं जिससे चिकित्सीय ऐसी कोई आ जाती है, विपत्ति आ जाती, आपत्ति नहीं, विपत्ति आ जाती है, तो उसके लिए कोई एक धनराशि अवेलेबल हो। समाज का एक बहुत बड़ा तबका अभी भी ऐसा है। उसको लेकर भी कई प्रश्न हैं कि कुछ परिवारों में बड़ा स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि यार हम आपको नहीं दे सकते हैं। एक केस हुआ है, सिर्फ एक केस हुआ। हमने करीब 17, 18, 20 के लगभग अभी तक सहायता करी है। मतलब जिस उद्देश्य को लेकर संस्था का गठन किया या इस प्रकल्प का आपने गठन किया, उस प्रकल्प में आपने उस व्यक्ति को मना कर दिया? नहीं, मना करने का कारण है, देखिए ये समझना होगा। कारण ये रहा कि एक परसाई जी हैं, आदर्श परसाई, उनके फादर को कैंसर की बीमारी थी। उन्होंने अप्लाई किया हमारे यहाँ, बताया, हमला निश्चित रूप से आप कागज़ दीजिए। उनके सारे हमने दस्तावेज बुलवाए। अब हमें दस्तावेज उन्होंने, जब संस्था लॉन्च ही अक्टूबर 2022 में ही, और अब उसके पुराने वर्षों का यदि कोई बिल देगा उसको कैसे एंटरटेन करेंगे। फिर उनसे हमने जब और कागज़ बुलवाए तो उन्होंने कहा कि साहब मैं फलाने हॉस्पिटल में, शायद खरगोन में या कहीं बताया उन्होंने, और मैंने इंदौर में एडमिट किया है, ग्रेटर कैलाश नर्सिंग होम में। तो मतलब ये ग्रेटर कैलाश नर्सिंग होम में तो कैंसर का इलाज होता नहीं है, कैंसर के अस्पताल तो दूसरे हैं। तो बोले नहीं, मैंने तो एडमिट किया था और मेरे पास कागज़। तो मैंने बोला कागज़ भेज दीजिए, उसका एडमिशन कार्ड दे दीजिए, डिस्चार्ज समरी भेज दीजिए। अब उन्होंने वो कागज़ हमें दिए नहीं। ओपी बिलोरे साहब ने कहा कि जब तक ये कागज़ यदि नहीं आते हैं तो हम आरोप आक्षेप नहीं लगाते, क्योंकि हमें तो काम करना है। हम ये सब विवाद थोड़ी करेंगे कि आपने कौन सा कागज़ दिया नहीं दिया। हमारे को चिकित्सीय जो समिति है, प्रमुख ने कहा कि भाई ये कागज़ नहीं आए। उसके बाद में मेरे पास 15 कॉल लगाए मैंने उनको, वो फ़ोन उठाए नहीं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। तो जब फ़ोन नहीं उठाए तो भाई अब
एक बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार लगा लिया, पूछ लिया भाई कागज़ लेके आप आ जाएं, तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि नहीं अंकल अब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास तो ये कागज़ मिल नहीं रहे हैं। अब जब कागज़, देखिए एक संस्था बनी है, उसकी नियमावली है, नियमावली की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि समाज का कोई व्यक्ति हमसे झूठे दस्तावेज पे पैसे मांग रहा है, हमारा बिल्कुल आरोप नहीं है ना, हमें ये सब सिद्ध करने की ज़रूरत है। लेकिन कागज़ नहीं दिया आपने, हम तो आज भी कहते हैं यदि आप कागज़ दे देते हैं तो हम तो आपको तुरंत देंगे। पैसा क्यों रखा है हमने? समाज सदस्यों का ही पैसा है ना, तो ये पैसा आज हमें ला दें, हम आपको कल दे देंगे चेक बना के। अभी भी किसी केस में जो चोइथराम में एडमिट है उसके लिए धनराशि एकत्रित की? हाँ, अब वो धनराशि मेरे को मेरी तो आदत है, मैंने तो इस तरह के कम से कम कितने आप लोग देखते हैं सारा व्हाट्सएप के माध्यम से करता है, और डायरेक्ट यदि सदस्य नहीं है संस्था का तो संज्ञान समिति के पैसे का उपयोग वहाँ पे क्यों नहीं किया जाता? अब वो संज्ञान समिति के ऊपर अभी संचालन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है रजिस्ट्रार महोदय ने। तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा है ना, आपकी स्वास्थ्य सहायता वाली। तो ये स्वास्थ्य संज्ञान समिति और स्वास्थ्य सहायता जो है दोनों एक ही हैं। पूरी तो प्रतिबंध जो लगा है स्वास्थ्य सहायता के ऊपर लगा हुआ, स्वास्थ्य सहायता के ऊपर लगा है। तो हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप अभी किसी भी तरह की राशि नहीं दें जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता है। यदि कोई उसके अंदर अभी भी आपको पैसा जमा कर देता है डायरेक्ट बैंक अकाउंट, एक QR कोड जमाने भर के सबके पास में है, जो सदस्यता राशि सहयोग राशि देते हैं वो दे देते हैं, लेकिन हम आगे होकर अभी वो भी नहीं मांग रहे कि आप हमें दीजिए। एक बार इसका निराकरण हो जाएगा। अच्छा, प्रतिबंध क्यों लगा? संचालन के ऊपर प्रतिबंध लगा है, ना तो नारंगी स्वास्थ्य संज्ञान समिति के ऊपर लगा है, न स्वास्थ्य सहायता योजना पर लगा है, स्वास्थ्य सहायता योजना के संचालन पर लगा है। और जहाँ संचालन की बात आती है तो संस्था का संचालन मतलब उसकी खाते से अभी कोई राशि नहीं देनी चाहिए। ये हम मौलिक रूप से इस विचारधारा के पक्षधर हैं और मानते हैं कि अभी संस्था का पैसा नहीं जाए जब तक कि निराकरण ना हो जाए। अब आपने कहा कि उस पेशेंट को आपने मदद करवाई, तो हमने डायरेक्ट खाते में फ्लोट किए। मेरे पास 2,500-3 हज़ार लोगों की लिस्ट है, ब्रॉडकास्ट मेरे मोबाइल में मैंने नंबर नोट कर रखे हैं, मैंने फ्लोट कर दिया, समाज के विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से डाल दिया। अच्छा, हर बार शुरुआत करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें भी मैं बताऊं कि मैं थोड़ा सा खिन्न भी था कि भाई अब मैं नहीं करता, ये इतनी तकलीफ हो रही है। विजय साकल्य जी का फ़ोन भी आया था, श्रीकांत साकल्य जी का फ़ोन आया कि यार आलोक भाई कुछ करो। मेरा साहब अभी मैं खिन्न हूँ, अब मेरे को ऊपर ये इतने सब केस लाद दिए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें जिससे हो जाए। प्रयास भी करा लेकिन गति नहीं पकड़ी वो डोनेशन अमाउंट की जो आवश्यकता थी और जितना आ रहा था। तो मेरा धनतेरस और 14 जो है, मैंने फिर दोनों दिन सुबह से फिर प्रभु ने ऐसी कुछ मुझे फिर विवेक दिया फिर से कि भाई यहाँ पर व्यक्तिगत गुस्सा काम नहीं करता समाज में, आपको उद्देश्य देखना है। मैंने भगवान का नाम लिया और मैंने 1100 रुपये उसके खाते में डाले जो आया था, और फिर मैंने 3-4 लोगों से बात करी। शने शने पैसा आते गया। बहुत सारे लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने खुद भी दिया। ऐसा नहीं कि कोई सारी राशि मेरे कहने भी लोग दे देते हैं, हर परिवार का रिश्तेदार होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, मेरे को 5-50 लोगों को कॉल भी करना पड़ा। फिर मैंने विजय साकल्य जी से, उनके पिताजी से बात की, और मेरा एक काम करने का तरीका है जो शायद दूसरे लोग इतना अडॉप्ट नहीं करते। मुझे सफलता इसलिए भी मिल जाती है क्योंकि मैं उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना आता है मुझे। मैंने उनसे निवेदन किया, मेरा आप मुझे बच्चे की फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं कि हालांकि बड़ा कठिन होता है, एक बच्चा अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, परिवार परेशान है, लेकिन मिला नहीं, आप मुझे उसकी फ़ोटो खींच के भेजो। लकीली उन्होंने स्वतः ही उसका वीडियो भी बना के भेज दिया। क्या होता है कि जब आपको धन संग्रह करना होता है तो आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना पड़ती है, लोगों के दिल को छूना पड़ता है, जब जाके लोग जब समझते हैं, और दर्द को प्रकट करना पड़ता है कि और फिर उनकी वास्तविकता क्या है। जब मैंने इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया तो आप देखिए 2 दिन 3 दिन के अंदर मेरे ख्याल से 2.5 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख, मैंने अभी हिसाब नहीं मांगा है, लेकिन फौरी तौर पे उन्होंने कहा है कि 3 लाख से भी ऊपर की राशि इकट्ठा हो गई है। और मैं नहीं कहता हूँ कि ये कोई मैंने करवा दिया, मेरा कोई दावा नहीं है, मेरा कोई क्लेम नहीं है, मुझे क्या लाभ मिलता है इसमें। लेकिन ये है कि बात ऑडिट की चल रही थी, खर्चों की चल रही थी। स्वास्थ्य संज्ञान समिति, स्वास्थ्य चिकित्सा समिति, जो आप लोगों ने प्रकल्प जो चालू किया, उसमें 2015 से लेकर 2022 तक लगभग एक जैसा नशा मुक्ति, नसबंदी, क्या ये सब हुए थे? ये सारे कैंपेन कब हुए, कहाँ हुए, किसको पता ही नहीं चला? नहीं, ये सारे कैंपेन हुए अलग अलग, जो स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, और इसमें संस्था का नाम अवश्य रूप से नारंगी स्वास्थ्य संज्ञान समिति है,
लेकिन सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें बाहर के समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था और ऐसे बहुत कम केसेस हालांकि आए, लेकिन जो आए उसकी एक्टिविटीज़ की गई। और एक संस्था के जो अपने उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ अंडरटेक करना भी ज़रूरी हो जाता है, जिससे आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि संस्था का उद्देश्य क्या है और क्या क्या कार्रवाई की जाती है। 2015 से लेकर 2023-24 तक 8.5 लाख रुपया इन मदों में खर्चा है। हाँ, एक साल का यदि आप देखें तो 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। और ये भी जो खर्चा है, इसके अंदर यदि बैंक अकाउंट देखेंगे, इसमें जो क्रेडिट एंट्रीज आ रही हैं, वो 1 लाख रुपया भी जो है, वो चूँकि डॉक्टर कैलाश नारायण जी बिल्लौरे का ये एक प्रकल्प उन्होंने बनाया था, हालांकि वो किसी भी पद पर नहीं रहे, लेकिन अधिकांश राशि जो है इसमें जो भी आई है, उन्होंने स्वयं अपने पैसे से लगाई हुई रही है। कुछ पैसा भी आया है बाहर से, लेकिन उन्होंने का ही लगाया हुआ है, उसी में से फिर खर्चा भी किया गया है। स्वास्थ्य सहायता योजना आपने शुरुआत किया, इसका आपने संज्ञान समिति के अंतर्गत एक प्रकल्प के रूप में किया जी, मगर रजिस्ट्रार को आपने इसके कोई भी बायलॉज के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। नहीं, देखिए, संस्था का जो बायलॉज है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर स्वास्थ्य सेवा का प्रकल्प है। उसके अंदर उसके उद्देश्य का पार्ट है वो स्वास्थ्य सेवा, और उस स्वास्थ्य सेवा का उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये समिति स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य करेगी। और कोई भी संस्था जो रहती है, वो उद्देश्य के अनुरूप अपने प्रकल्प बना सकती है, योजना बना सकती है। ये बहुत सारे विद्वानों से हमारी चर्चा हुई और उसमें कहीं पर भी कोई अवैध काम नहीं है। समिति, यदि रजिस्टर्ड समिति का जो नाम है, उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य के अनुरूप अपनी प्रकल्प बनाती है, योजनाएं बनाती है और योजना काम करती है। अब जैसे शिवराज जी ने चालू किया था बेटी बचाओ लाडली लक्ष्मी योजना, तो लाडली लक्ष्मी योजना कहीं रजिस्टर्ड है क्या? मुझे एक चीज़ बताओ आप। तो ये स्वास्थ्य सहायता योजना एक प्रकल्प है और हमने जो फ्लोट किया है, जो हमने संदेश दिए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें ऊपर नारंगी स्वास्थ्य संज्ञान समिति और नीचे नारंगी स्वास्थ्य सहायता योजना और फिर उसकी नियमावली दी है। और वो नियमावली में हमने परिवर्तन भी किए हैं, जैसे जैसे जो सुझाव आए, बड़वा सम्मेलन के अंदर कुछ सुझाव आए, उनको हमने उसमें समाहित किया है। बालीपुर के अंदर हमने एक सम्मेलन किया, कुछ आए उसको समाहित किया। और जो जन आकांक्षाएं हैं, जो जन सुझाव आए, उसके हिसाब से समय समय पर वो योजना को रजिस्टर्ड कराना। हमने और भी कुछ लोगों से पूछा था, उन्होंने कहा कि योजना आप चला सकते हैं। हमने रजिस्ट्रार साहब से जाके बात करी थी, उन्होंने कहा था कि इसका जो उद्देश्य है उसके अनुरूप आप कोई भी योजना चला सकते हैं और इसमें कहीं कोई गलती नहीं। कोर्ट में भी हमने ये बयान दिया, रजिस्ट्रार साहब को वो बयान दिया और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया है। नहीं, पर नियमावली जो आपने बनाई है, ये नियमावली आपने रजिस्ट्रार को सबमिट की है? नियमावली की कॉपी हमने बाद में उनको सबमिट की है। तो ये जो नियमावली आपने बनाई है, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया है? नहीं, रजिस्ट्रेशन की इसकी आवश्यकता नहीं है और इसको वहाँ पर जमा करने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये चूँकि वहाँ पे इन्होंने शिकायत की, उसके बाद में हमने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। लेकिन एक बात मैं सबका ध्यान चाहूँगा, फर्म्स एंड सोसाइटीज़ एक्ट जो है, उसके तहत किसी भी समिति को वर्ष में केवल 2 डॉक्यूमेंट देने रहते हैं। आपकी समिति का पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा, ऑडिटेड अकाउंट्स, पास्ट ऑडिटेड अकाउंट जो आपकी आम सभा में पास करते हैं वो एक, और दूसरा एक प्रारूप 6 या 7 होता है, उसमें आपके प्रबंध समिति के कौन कौन अधिकारी हैं, पदाधिकारी कौन कौन है, अध्यक्ष से लेके सदस्य तक के। सिर्फ ये 2 चीज़ें देनी पड़ती है आपको। ना अपने मिनट्स की कॉपी देनी रहती है, ना आपने क्या क्या कार्य किए उसकी, वो लेते ही नहीं है, न देने की आवश्यकता है मेरी, एज फार एज टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन। ना हमसे कभी मांगा गया है, ना हमने कभी दिया। स्वास्थ्य चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य संज्ञान, स्वास्थ्य सहायता योजना, हाँ। स्वास्थ्य सहायता योजना, संज्ञान समिति के बाद नर्मदा भवन। नर्मदा भवन के ऊपर भी महासभा से कोई केस चल रहा है। नर्मदा भवन महासभा का एक पार्ट है। देखिए, महासभा का नर्मदा भवन से प्रत्यक्ष रूप से, यदि हम लीगल टर्म्स में बात करें, मैं लीगल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, कोई सा भी न्यास होता है, कोई सा भी, जिसे अंग्रेजी में ट्रस्ट कहते हैं, हिंदी में न्यास कहते हैं, सेवा न्यास है या रेवा न्यास है, या नर्मदा भवन ट्रस्ट है। हम ट्रस्ट अंग्रेजी का वर्ड लिखा है, वहाँ न्यास लिखा है। ट्रस्ट जो होता है या न्यास जो होता है, वो ट्रस्टियों का होता है, न्यासियों का होता है। जो ट्रस्टी है वो ही इसका कस्टोडियन होता है। ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है।
हम सब भी इसके कस्टोडियन हैं। इसका मालिक कौन है? इसका मालिक जो होता है रजिस्ट्रार पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है। इसमें इंदौर के अंदर गांधी भवन है, ये कांग्रेसियों ने बनाया है। तो कांग्रेस का नहीं हो गया वो, जो गांधी हॉल है उसकी जो ट्रस्ट है उसके ट्रस्टियों का है वो। आज आप सोचो कि यदि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आके कहे कि ये मेरा भवन है, नो, जो उसके ट्रस्टी हैं वही उसके कस्टोडियंस हैं, या जो चालू भाषा में कहते हैं उसके मालिक है। मालिक तो सिर्फ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकार है। मतलब केवल ट्रस्टियों का, अगर कोई भवन है ट्रस्टियों का ही अधिकार है, तो समाज का क्या है? बात वही है, समाज का क्या है? देखिए, समाज के उपयोग के लिए है, समाज सेवा के लिए है, समाज के लिए उपलब्ध है, वो समाज के कार्यक्रमों के लिए है। आज नर्मदा भवन ट्रस्ट 1978 के बाद जब से ही भवन बना है, उसके बाद में वार्षिक रूप से हजारों लोग आते हैं, 500 लोग आते हैं, 700 आते हैं, 1500 आते हैं, वार्षिक कार्यक्रम होते हैं। किसी से 1 रुपया हमने कभी किसी कार्यक्रम के खर्चे के लिए लिया? पर इसे कंस्ट्रक्शन के लिए तो आमजन से कलेक्शन किया ना। वो आमजन तो आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है जिस दिन आप ये शब्द कहते हैं कि ये भवन केवल ट्रस्ट का है। किसने कहा? कौन सा व्यक्ति? आप एक भी नाम बता दीजिए, किस व्यक्ति ने ये कहा है कि मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ? नहीं, मतलब स्वाभाविक सी बात है, आप कह रहे हो ये भवन केवल ट्रस्टियों का है। तो वो जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किए, ये तमाम आप देखिए, ये सारे डोनेशन के लगे हुए हैं, ये सब ट्रस्टीज। नहीं, जिन्होंने 1 रुपए भी दिया, तो 1 रुपया जिन्होंने 1 रुपया भी दिया हो तो उसका तो 1 रुपए की वैल्यू, तो उसका स्वागत है, किसी को कभी रोका गया हो। लेकिन आप मुझे एक चीज ये बताइए कि किसी भी संस्था के प्रबंधन में, कोई भी संस्था है उसका प्रबंधन कैसा होता है? एक बॉडी करती है ना। या जिसने 1 रुपया आके यहाँ पे आके कहेगी नहीं साहब ये दीवार हटाओ और ये दीवार यहाँ बनाओ, या ये कार्यक्रम मत करो, ऐसे संस्था चलती है क्या? भाई अधिकार इन्हें किस बात का अधिकार? अधिकार इसके उपयोग का है। आपका स्वागत है, जब कोई कार्यक्रम होगा पूरे समाज को बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाया? हम तो ओपनली डालते हैं, हर कार्यक्रम में डालते हैं। सिर्फ ट्रस्टियों के अलावा यदि दूसरे को बुलाने से रोका हो आज तक, कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? हर वर्ष आते हैं। जो सिर्फ ट्रस्टी थोड़ी ना आते हैं, जो 1000 ट्रस्टी हैं क्या यहाँ के, ये 1200 ट्रस्टी हैं कि सिर्फ ट्रस्टियों को बुलाया जाता है? समाज आता है। तो आपकी जो वार्षिक मीटिंग होती है उसमें सारे ट्रस्टी उपस्थित रहते हैं? भाई जो आते हैं, अब 70-80 के लगभग ट्रस्टी आते हैं। मगर मैसेज सबको जाता है? सबको जाता है, ट्रस्टियों को। बढ़िया। महासभा को लेकर भी बड़ी उम्मीदें हैं आपकी। शायद अगला चुनाव जैसा भी हो, महासभा का आप लड़ने के इच्छुक हैं? अब जो वरिष्ठ लोग, सब लोग हमारे डिसाइड करेंगे। कई लोगों का चर्चा में ये है कि आलोक भाई आप इस बार आगे आओ, क्योंकि आगे आने का जहाँ तक मेरी खुद की, आप ही कहेंगे आपकी क्या इच्छा है, क्योंकि इतना कलंकित कर दिया गया है, इतना बदनाम कर दिया गया है। पवित्र काम करते हैं और दावे से कहते हैं पवित्र काम करते हैं, और 1 रुपये में तो 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे में से 1 पैसे की भी हेराफेरी यदि कोई सिद्ध कर देगा कि आलोक बिल्लौरे ने खाया है, तो उस दिन मैं नर्मदा भवन क्या, मैं समाज छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। और इसलिए यदि मुझे महासभा का अध्यक्ष चुनाव का लड़ना पड़ने का यदि सब लोग निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से आगे आऊँगा। आलोक भैया, स्वास्थ्य सहायता पर जो एक प्रतिबंध लगाया है रजिस्ट्रार साहब ने, और उन्होंने संचालन का पूरी तरह से बैन कर दिया है, आखिर ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें आम जन का पैसा लगा हुआ है। हाँ, इसमें जितने सदस्य हैं उनकी सबकी राशि लगी हुई, उनकी सहयोग राशि है, सदस्यता राशि है। और इस पर जो बैन लगा है, ये जहाँ तक मुझे समझ में आता है एक टेम्पररी बैन है, ये कुछ समय के लिए लगा हुआ है। और वो बैन मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता थी, लेकिन रजिस्ट्रार का निर्णय है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये एक इंटरनल मैटर है रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर के बीच का। रजिस्ट्रार ने इंस्पेक्टर को अधिकृत किया था, मिस्टर हरीश जी हैं, उनको अधिकृत किया था इसकी पूरी ऑडिट करने के लिए। इसका संपरीक्षा है ना, संपरीक्षा उसका एक स्पेशल ऑडिट करने के लिए कहा था। उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमसे पूरे मांगे, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन शायद 2 बिंदुओं के ऊपर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है उसमें 2 बिंदुओं पे इंस्पेक्टर साहब का जो उन्होंने इंस्पेक्शन किया है उस रिपोर्ट में वो लेना शायद चूक गए हैं, या उनको और कुछ आगे जांच करनी है। ऐसे 2 बिंदु हैं। उन 2 बिंदुओं का वो उसके अंदर अपना जब जवाब दे देंगे तो हमें उम्मीद है कि रजिस्ट्रार साहब वो प्रतिबंध बिल्कुल हटा लेंगे, और हम फिर से जो सहायता योजना हमारी चल रही है वो अनवरत चलेगी। मतलब सेवा न्यास के पैरेलल एक और जो सहायता साहब जो चला रहे हैं, इसकी आवश्यकता है समाज में? देखो, पैरेलल नहीं है ये दोनों मॉडल अलग हैं, इनके मॉड्यूल्स अलग हैं, इसका कार्य प्रणाली अलग है। वो ट्रस्ट है,
ये समिति है। बेसिक डिफरेंस तो यहाँ से शुरू होता है। ट्रस्ट में ट्रस्टीज खुद लाभ नहीं लेते हैं, ये सदस्य हैं। हमारे यहाँ समिति, ये समिति है, फर्म्स एंड सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, नारदी स्वास्थ्य संज्ञान समिति। सेवा न्यास पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। वहाँ पे 11,000 में ट्रस्टी बनते हैं। वो खुद उसका लाभ ले भी नहीं सकते और शायद लेते भी नहीं, और आज तक कोई लेगा भी नहीं। मुझे नहीं लगता, सारे सक्षम लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा न्यास बहुत अच्छा काम कर रही है और एक बड़ी संस्था का रूप लेने की तरफ अग्रसर है। निश्चित रूप से मैं खुद ट्रस्टी हूँ उसका, मैं भी ट्रस्टी हूँ उसका, मेरी संस्था है सेवा न्यास। समिति के अंदर जो सदस्य हैं उसमें समिति के सदस्यों के लाभ के लिए बनी हुई है, और इसमें हम 100 रुपये लेते हैं, जिसमें 50 रुपये सदस्यता राशि, 50 रुपये सहयोग राशि है, प्रत्येक सदस्य लेते हैं। कई लोग साल का 1200 रुपये इकट्ठा दे देते हैं। लगभग 70 लोग 11-11 हज़ार रुपये दे के आजीवन सदस्य बन गए। आजीवन सदस्य भी इसमें लाभ ले सकते हैं, लेकिन लगभग जो मेरा मानना है वो आजीवन सदस्य कभी आगे होकर इसमें से लाभ मांगेगी भी नहीं, लेकिन मांगते हैं तो उनका अधिकार है। ये दोनों मॉडल अलग अलग हैं। और फिर सेवा में शैलन भाई किस बात की कंपटीशन, सेवा में किस बात की कंपटीशन होती है? हम खुद तो इसका लाभ ले नहीं रहे। और मुझे एक चीज़ ये बताएं, आज दिनेश बिलोरे ने 75,000 भेजे, संजय बड़ोली जी ने 21,000 भेजे हैं, आपके मणिकांत शर्मा जी ने 21,000 भेजे, इनने प्रफुल्ल चतुर्वेदी जी ने 11 दिए, मैंने 11,000 दिए, लोगों ने तमाम 11-11 हज़ार के बहुत सारे लोग हैं। दिन रात लगते हैं, हज़ारों मैसेज भेजते हैं। ये सारी हमको इसमें क्या मिलता है, क्या मिल रहा है आलोक बिलोर को, ये प्रफुल्ल चतुर्वेदी को क्या कुछ मिल रहा है क्या इसमें? हमें सिर्फ संतोष मिलता है, हमें संतुष्टि मिलती है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं और ऐसे लोगों की आवश्यकता पूर्ति करते हैं जिनको कहीं चिकित्सीय आवश्यकता एकदम आ जाती है। एक किसी भाई की डेथ हो गई, सदस्यता, तुरंत हमने 3 दिन में 50,000 की राशि भेजी। ऐसे हमने काफ़ी कितने लोगों को लाभान्वित किया है अभी तक? करीब 15 से ज़्यादा लोगों के लगभग हो चुका है। इसमें करीब 4.5 लाख रुपए हम अभी तक दे चुके हैं। अच्छा, आपका जो प्रकल्प है उसे 4.5 लाख रुपए आपने बांट चुके हैं? जी, बढ़िया। अभी अमाउंट कितना है आपके प्रकल्प? अभी इसमें 14 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट है। अच्छा। और 4 लाख से ऊपर की राशि अभी तो सेविंग इसमें। उपयोग अब जो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है उसके उपयोग किया जाएगा या? नियमावली में कहीं लिखने में आ गया था कि जो फिक्स राशि है वो उसको कॉर्पस फंड के रूप में हम देखना चाह रहे थे कि कॉर्पस फंड इतना बड़ा हो जाए कि उसके ब्याज से ही सहायता राशि चली जाए। लेकिन ये भी फिर आया कि उसको रेस्ट्रिक्शन लगा के नहीं कि कॉर्पस फंड को छेड़ा नहीं जाएगा। फर्ज कीजिए कि सारा ही कॉर्पस फंड में फिक्स डिपॉजिट में चला जाए और आवश्यकता आ गई तो क्या कॉर्पस फंड फिर काहे के लिए बनाया है? तो कॉर्पस फंड को हम ब्रेक करके, एफडी को ब्रेक करके सहायता राशि के लिए वो फंड भी, वो सारा फंड इसी के लिए अवेलेबल है, सारा फंड इसी के लिए ही इकट्ठा है। इस विवाद के बाद कुछ लोगों ने पैसे वापस मांगे? एक भी सदस्य ने हमसे आज तक पैसे मांगने का प्रावधान भी नहीं है, न किसी ने मांगे हैं, न हमारे बहुत सारे सदस्यों ने। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है तो आप उसको ग्रुप से निकाल देते हैं? नहीं, किसी को नहीं निकाला है, हमने किसी को नहीं निकाला है। कई लोगों ने स्वतः यदि किसी ने छोड़ दिया है, और हाँ, एक आध केस ऐसा हो सकता है क्योंकि जब वो किसी एजेंडा को लेकर यदि पूरा वातावरण दूषित करने का प्रयास कर रहे थे तो सदस्यता से तो हमने किसी को नहीं लिखा था। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं लोग, छूटते हैं। यदि कोई एक आध केस ऐसा होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा। आपकी हिटलरशाही कही जा रही है। अब कहने के लिए तो आप मोदी जी को भी हिटलर कह रहे हैं आज देश के लोग, कई लोग हैं, लेकिन मोदी है। मैं ये नहीं कहता कि कोई मैं मोदी हूँ, नहीं तो कल को ये आरोप लग जाएगा। काम करने वाले को दुनिया परेशान करती है, लेकिन ऐसा प्रतिशत बहुत कम लोगों का है। 99% लोग साथ में जुड़े हैं, सकारात्मकता से काम करते हैं समाज में। शैलन भाई, मुझे एक चीज बताएं, लोगों को ट्रांसपेरेंसी नजर क्यों नहीं आ रही? सबको आती है, कुछ ही लोगों को नहीं आती। नहीं, पर इतने सारे प्रकल्प में और लगभग हर प्रकल्प में कुछ न कुछ विवाद आपके साथ जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ है, विवाद है ही नहीं। जिसको विवाद दिखता है, भवन ले ले, आपका स्वास्थ्य संज्ञान ले ले, चिकित्सा ले ले, आपका एक मुझे तो आपने शुरू में ही कह दिया कि आप विवादित पुरुष हैं, तो ये तो नजरिया है। मुझे कोई विवादित भी नहीं मानता है, न कोई विवाद है मेरा किसी से। हमारे सारे ट्रस्टीज 200 जुड़म करके आपने योजना शुरू किया था, उसमें कुछ विवाद रहे? देखिए, 2016 में मैं प्रबंध ट्रस्टी बना हूँ। जुड़म योजना पिताजी ने शुरू की थी, डॉक्टर कैलाश नारायण बिलोरे जी ने। और जुड़म के अंदर ये जुड़म एक प्रकल्प था नर्मदा बॉन्ड ट्रस्ट का, जिसमें भी जो संज्ञान समिति की मेरी विचारधारा है उसमें भी यही था कि समाज के लोग छोटी छोटी राशि से जुड़े। इवन महासभा में इस बार उपाध्यक्ष का पद आपको दिया, आप वहां भी विवादित रहे। मैं विवादित में, बताइए आप, महासभा ने नर्मदा बॉन्ड ट्रस्ट के संविधान के कोई बिंदु को उठाकर
आधिपत्य का जो दावा लगा दिया, और उसके बाद में हमारी नर्मदा बॉन्ड ट्रस्ट का मैं प्रबंध ट्रस्टी हूँ। प्रबंध ट्रस्टी के नाते मैंने एक मीटिंग कॉल करी। अब महासभा अध्यक्ष महोदय ने मुझे ये कहकर हटा दिया कि आप नर्मदा बॉन्ड ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी होकर आपने मीटिंग कैसे कॉल कर ली, इसलिए आपको उपाध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। ये क्या न्याय है मेरे साथ में? ये यदि इसके लिए मुझे विवादित कहते हो तो मैं अपनी प्राणप्रिय संस्था नर्मदा बॉन्ड ट्रस्टी के प्रबंध ट्रस्टी के रूप में अपने कार्यों को मैं निष्पादित करूंगा। मुझे आप बिल्कुल विवादित बोलिए। भाई, नर्मदा बॉन्ड ट्रस्ट की यदि मीटिंग कॉल में करता हूं तो क्या महासभा अध्यक्ष मुझे उपाध्यक्ष के पद से हटा देंगे सिर्फ इस बिंदु को लेकर? ये वैमनस्यता है, ये राजनीति है, ये अच्छी सोच नहीं, अपवित्र सोच है। आप महासभा अध्यक्ष के रूप में यदि मैं उनसे पूछता हूँ, माननीय अनिल शर्मा जी, आपने करा क्या है पिछले 3 वर्ष के अंदर? क्या किया आपने? पूरे समाज के अंदर विवाद, इकाइयों के अंदर विवाद आपकी वजह से चल रहे हैं। आपने एक एक इकाई के अंदर ग्रुप बना दिए। ये 104 साल का इतिहास तो देखिए, स्वर्णिम इतिहास। समाज के अंदर बड़े बड़े वकील हुए हैं, बड़े बड़े जजेस हुए हैं, जो लॉ के जिसे कहते हैं ना कि किसी विषय के कीड़े होते हैं, अंदर तक की इनडेप्थ नॉलेज जिनको होती है, लेकिन समाज के अंदर वकालत नहीं करी किसी ने। पर प्रत्यक्ष को लेकर तो वो लेकर आए कि आमजन को चुनाव का अधिकार मिले। प्रत्यक्ष को लेकर आए तो आप वर्तमान समय में आप हमें इतना ज्ञान दे रहे हो, आप संविधान की बात करते हो, आपके विधि सलाहकार संविधान की बात करते हैं। मैं आपके विधि सलाहकार से पूछता हूं कि अखिल भारतीय नारदीय ब्राह्मण महासभा जो एक रजिस्टर्ड समिति है आपकी, मुझे पता लगा है कि उसके आपने पिछले कई सालों के आपने लेखा जोखा नहीं दिए, आपने उसका प्रारूप जमा नहीं किया, आपके ऊपर शायद 85,000 रुपये की राशि ड्यू है। क्या स्टेटस है? क्या दयनीय स्थिति में महासभा चल रही है? तो बड़ा लंबा 2019 का आपका जो संविधान है, आपके संविधान के अनुरूप अच्छी बात है, समाज का विस्तार हुआ है, नई नई इकाइयां बननी चाहिए। आपने 6 या 8 इकाइयां बनाई हैं। अब वो 8 इकाइयों को मैं पूछना चाहता हूँ, 8 इकाइयों को वोटिंग राइट्स आप देंगे कि नहीं देंगे? यदि आपने बनाई है तो क्या, मेरा सवाल है, आगामी चुनाव में उन 8 इकाइयों को वोटिंग राइट्स क्यों नहीं मिलना चाहिए? संविधान संशोधन हुआ तो निश्चित ही मिलना चाहिए। संविधान संशोधन के लिए आपने नई चीज कर दी कि सुभाष महोदय जी जो हमारे पूर्व महासभा अध्यक्ष हैं, उनसे आपको लेखा जोखा प्राप्त नहीं है। आपको आज याद आ रही है? 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया आपको 3 अक्टूबर को, उसके बाद में आप सुभाष महोदय जी से पूछ रहे हैं पिछले 3 साल तक आपने क्यों नहीं लेखा जोखा उनसे लिया? या आपने क्या प्रयास की? मुझे याद है खरगोन सम्मेलन के अंदर पुरुषोत्तम जोशी जी अकाउंट का बस्ता लेके मंच पर आए थे और सुभाष महोदय जी को लंच के पहले इन्वाइट करने के लिए एजेंडा था, और आपने मंच पे जाकर माइक पे जाकर आपने कह दिया था कि अब लंच का टाइम हो गया, और सुभाष महोदय जी वापस पीछे चले गए। आपने पुरुषोत्तम जोशी से उस समय पे क्यों नहीं अकाउंट्स का बस्ता लिया? और आप उसके बाद में बहानेबाजी करते हैं कि 6 महीने बाद से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है। जिस दिन आप जीत गए उस दिन आपने माला पहन ली, जिस दिन आपने कार्यकारिणी घोषणा कर दी आपने उस दिन पद ले लिया था, और आप सिर्फ नर्मदे हर करवा के आप कोई सा भी प्रस्ताव पारित करवा लेंगे। इकाई अध्यक्षों को आपने इकाई अध्यक्षों से पूरी बात विस्तार में समझा के आपने 2019 का संविधान का प्रस्ताव पारित करवा लिया। तो पारित करवा लिया तो आपने रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ उसको रजिस्टर क्यों नहीं करवाया अभी तक? और आपने ये जो बात की, जो विषय आपने छेड़ा है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, क्या 2019 का जो संविधान है जिसको माननीय अनिल पारे जी और विजय पटवारी जी और तमाम विद्वानों ने मिलकर बनाया था, तो क्या उसके अनुरूप आप चुनाव करवाएंगे? यदि उसके रूप चुनाव करवाएंगे तो 8 इकाइयां वोट कैसे डालेंगी उस संविधान? 2019 के संविधान में तो प्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर है ही ना। एग्जैक्टली, आप प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, प्रत्यक्ष प्रणाली को आप क्या मानते हैं? समाज प्रत्यक्ष प्रणाली बहुत अच्छी सोच है, इस सोच को मैं नमन करता हूँ अनिल शर्मा जी की। यदि लेकिन इसके लिए आपकी तैयारी क्या है? आप संविधान से लेके हमारे से 10 सवाल पूछते हैं हमारी संस्थाओं को लेके, आपकी खुद की संस्था में क्या कर रहे हैं आपने क्यों नहीं ये संविधान संशोधित करवाया? और आप कैसे करवाएंगे? आप 8 इकाइयां क्यों ना वोट डाले? उनका अधिकार से उनको वंचित क्यों रखेंगे आप? या आपने प्रत्यक्ष प्रणाली से यदि बात करी चुनाव करने की, तो आप संविधान सम्मत काम कैसे कर पाएंगे? 2019 के संविधान के अनुसार चुनाव हो या प्रत्यक्ष के अनुसार चुनाव हो, आप महासभा अध्यक्ष की दावेदारी किसके अंतर्गत करेंगे? जो व्यवस्था आएगी, जो समाज तय करेगा। देखिए, समाज, संविधान जो होता है एक गाइडलाइन होती है, एक बुक होती है, पैटर्न संस्था है महासभा हमारी। मुझे एक चीज़ ये बताइए, आप पहले हमारे यहाँ 51 कार्यकारिणी के सदस्य होते थे महासभा में, है ना? हमारा जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें उन 51 सदस्यों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। संविधान में लिखा हुआ है 51 कार्यकारिणी के सदस्यों को वोटिंग राइट है, लेकिन यदि सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर लिया गया कि 51 सदस्य वोट नहीं डालेंगे, समाज हित में है, किसी भी कार्यकारिणी सदस्य ने कोई केस लगा दिया क्या? नहीं तो चुनाव चैलेंज हो जाता।
लेकिन समाज ऐसे नहीं चलता है। कोर्टबाजी से और विवाद से और बाल की खाल निकाल कर समाज नहीं चलता है। समाज सामंजस्य से चलता है, समाज सहमति से चलता है, समाज समरसता से चलता है, समाज एकजुटता से चलता है। समाज ऐसे नहीं चलता है कि किताब में क्या लिखा और कॉमा कहाँ लगा है, फुल स्टॉप कहाँ लगा और वकील का ज्ञान लगा कर बाल की खाल उखाड़ के आप समाज को, आज समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। आप जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, मैं इससे बहुत पीड़ित हूँ। पूछ रहा था कि कौन चला रहा है फिर समाज, कौन ये काम कर रहा है? समाज इसलिए देखिए, समाज की जो दुर्दशा है, आज मैं इसको दुर्दशा ही कहूँगा। समाज के जो महासभा अध्यक्ष हैं या जो महामंत्री हैं या विधि सलाहकार हैं, ऐसे कितने लोग हैं। आज आप किसी आम, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप किसी से पूछ लीजिए, समाज कितने लोग चला रहे हैं। संरक्षक महोदय का क्या शेर रह गया है। आज पूर्व महासभा अध्यक्ष 4 थे, आदरणीय नीलोसे साहब स्वर्गवासी हो गए, 3 बचे, माननीय पीसी शर्मा जी, राजेश डोंगरे जी, सुभाष भाई। ये 3 संरक्षक गण कहाँ हैं, इनकी क्या मान्यता है, इनसे कौन पूछ रहा है, चुनाव के बारे में क्या हो रहा है। आप विडंबना देखिए, आपने मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज पाराशर जी को डिक्लेयर कर दिया, आपने चुनाव डिक्लेयर कर दिया। चुनाव डिक्लेयर करने के बाद में आपने एक नया विचार डाल दिया, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लीजिए, कैन यू डू इट, कैसे कर सकते हो आप। कहाँ है आपका विधि सलाहकार जो इतना विधिवेत्ता है, इतना बड़ा बनता है, तो कहाँ है ज्ञान। अब लगाओ, केस लगा दो महासभा पे, डी रजिस्टर करा दो महासभा को। ये समाज सेवा होती है क्या? क्या कर रहे हो आप? समाज कहाँ जा रहा है? या आप संस्थाओं का नुकसान कर रहे हो, समाज हित में काम नहीं है, ये समाज के दोषी हो आप। समाज कभी माफ नहीं करेगा ऐसे व्यक्तियों। चलिए आलोक भैया, बहुत सारा गुबार भरा पड़ा है आपके पास। गुबार नहीं है, दर्द है, ये गुबार नहीं है, गुबार नहीं है। और हम किसी को भ्रमित नहीं कर रहे हैं पारे साहब, हम किसी को भ्रमित नहीं कर रहे हैं। हमें कोई सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है किसी से कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। हम अपने संतोष के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवा से काम कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। पद पे रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे। आज संचालन बंद कर दिया आपने, बंद करवा दिया आपने स्वास्थ्य सहायता योजना का, लेकिन हम मादा रखते हैं कि हमारे आह्वान पे समाज के लोग विश्वास करते हैं, पैसा देते हैं। आज 3 लाख रुपए की राशि 2 दिन में इकट्ठा करके फिर से बता दी, गुमान नहीं है, लेकिन हमें इसका संतोष है। हमको इस संतोष है, हमारी पीड़ा पे मरहम का काम करती है कि समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यदि अवसर मिलेगा तो महासभा भी कैसे चलनी चाहिए करके बता देंगे, इतना मादा रखते हैं। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका महासभा के थैंक यू, समर में। थैंक यू। नर्मदे। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।